वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं ना, भूगोल की भूमिका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें भूगोल की क्या भूमिका है उसके ऊपर है। पूरा हम लोग कोर्स ब्लूप्रिंट करने वाले हैं। तो क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये है जेपीएससी पीटी जियोग्राफी कोर्स ब्लूप्रिंट्स। कोर्स ब्लूप्रिंट का अर्थ क्या होता है बेटा? कोर्स ब्लूप्रिंट का अर्थ होता है कि डिटेल प्लानिंग, जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड होता है वो एक आइसबर्ग की तरह होता है। जेपीएससी में भूगोल का जो सिलेबस देखोगे तो केवल 4 शब्द लिखा हुआ है। कितना शब्द लिखा हुआ है? 4 शब्द लिखा हुआ है। और ना, तो ये जो सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होते हैं ये एक तरह से आइसबर्ग है। आइसबर्ग आपको मालूम है बेटे क्या होता है? व्हाट इज़ एन आइसबर्ग? आइसबर्ग ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि आइसबर्ग क्या होता है। कि ये पानी है, इसमें एक हिमखंड होता है ऐसे, ठीक है। सो ये हिमखंड है। क्या होता है बेटा? हिम टुकड़ा, हिमखंड, आइस का बना हुआ एक पहाड़ी होता है पूरा, इसको हिमखंड बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज अ पीस ऑफ ह्यूज बॉडी मेड अप ऑफ आइस। क्या बता सकते हो आप में से? देखिए कितने लोग इसको बता सकते हो कि ऊपर में ये कितना भाग रहता है और नीचे में कितना भाग रहता है। ऊपर में कितना भाग रहता है और नीचे में कितना भाग रहता है। आइसबर्ग नीचे छोटा होता है। टाइटैनिक का नाम सुने हो? टाइटैनिक टकरा गया था आइसबर्ग से। नीचे क्या था उसको पता नहीं चला ड्राइवर को, और पूरा टाइटैनिक जो कहा जाता था कि कभी डूबेगा नहीं, डूब नहीं सकता है, वो भी डूब गया, ठीक है। तो बताओ ऊपर कितना होता है? कैन यू टेल मी? ऊपर होता है 1/10। ये जानने वाली बात है बेटा। ये क्वेश्चन भी आता है। 9/10 नीचे होता है, 9/10 अंदर है जो आपको नहीं दिखता है। तो सिलेबस में यही है कि जो दिया गया होता है ये है, दिया रहता है ऊपर वाला, इट्स लाइक एन आइसबर्ग। लेकिन आपको गहराई में जाके उसको ढूंढना होता है कि नीचे कितना है उसके। सो ये आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है। और यहीं पे एक कुशल शिक्षक और एक कुशल ना गाइड की आवश्यकता होती है कि आपको जो बड़े टॉपिक दिए गए हैं उससे आप कितने छोटे छोटे टॉपिक ना निर्धारित करते हैं। ये काम कैसे हो पाता है? ये काम होता है पूर्व प्रश्नों के विश्लेषण से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रूल यही है, चाहे तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में भी जो दिया रहता है 2 लाइन का सिलेबस है पीटी का, लेकिन व्हेन यू गो इनसाइड यू फाइंड दिस 9/10, ठीक है। एंड दैट इज डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस बाय गोइंग थ्रू ऑल प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स पेपर्स। जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं ना, उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आधार पे आप निर्धारित करते हैं कि हमको क्या क्या करना होता है। तो 1/10 दिया हुआ है सिलेबस में। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस 9/10 इन दिस सेशन कोर्स ब्लूप्रिंट। क्योंकि जो काम हम करने चाह रहे हैं अगर वही स्पष्ट हो जाए तो फिर कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव दिस। तो चलिए हम शुरू करते हैं बात। तो जेपीएससी पीटी के लिए थोड़ा सा 1-2 बात और हम लोग कर लें और देखें भूगोल कहाँ पे आता है। जेपीएससी पीटी में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर्स आर हियर, यस और नो? नहीं?
इसको मान लीजिए कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। सो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, ये एक जो पेपर नंबर वो जनरल जीएस का पेपर है, जनरल ना स्टडीज़ का पेपर मान लीजिए, जनरल स्टडीज़। और ये 2 जो है दिस इज झारखंड स्पेशल, झारखंड स्पेशल ना, झारखंड स्पेशल है। झारखंड के लगभग सभी आयाम को यहाँ पर छुआ गया है। प्रत्येक पेपर में कितने प्रश्न होंगे बेटा? 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। प्लीज़ राइट डाउन एवरीथिंग विच आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। आपके पास होना चाहिए कोर्स ब्लूप्रिंट का ये सारा पार्ट है, सो डोंट मिस इट। आपको आता है फिर भी आप लिखिए, ठीक है? सो एवरीथिंग शुड बी रिटन इन योर नोटबुक। तो जेपीएससी पीटी में 2 पेपर्स हैं, सभी में आपके क्वेश्चंस की संख्या है 100। एक प्रश्न अगर हम लोग मार्क्स देखें तो 2 नंबर का होता है, तो ये 200 मार्क्स का हो गया। दूसरी ओर इधर भी गुणे 2 तो 200 मार्क्स का ये भी आ गया। देखिए जेपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपको चाहिए कि झारखंड पे ज़बरदस्त पकड़ बनाना है, आपको झारखंड पर ज़बरदस्त पकड़ बनाना है, ठीक है? और इस संदर्भ में हमारे पतंजलि के जो डायरेक्टर हैं संजय सर, उनकी पुस्तक एकदम अद्यतन सामग्रियों से युक्त है। झारखंड स्पेशल पे संजय तिवारी सर की जो बुक है वो बहुत ज़बरदस्त संकलन वाला है। अगर आप उस बुक को कर लें तो ये 200 मार्क्स में से आप 180 ले आइएगा। मोर देन 180 मार्क्स यू कैन गेट। सोचिए कितना ज़बरदस्त कलेक्शन है उस बुक में। तो मेरा तो ये सजेशन है कि पेपर 2 के लिए आंख बंद करके संजय तिवारी सर की किताब, संजय तिवारी सर की किताब का अनुसरण कीजिए। जस्ट फॉलो दिस बुक एंड योर जेपीएससी पीटी पेपर 2 विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पर एकदम ये रामबाण है, जैसे रामबाण होता है ना, कभी भी अपने निशाने को नहीं चूकता है, तो इसे हम रामबाण कहते हैं। तो ये तो आपके लिए एक बाइबल की तरह है जेपीएससी के लिए, तो दिस बुक शुड बी विद यू। रह गई बात यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में, तो मैं आपको भूगोल के सेगमेंट में गाइड करने के लिए यहाँ अभी आया हूँ और काफ़ी मज़ा आएगा आपको, बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और भूगोल के सेगमेंट से 10 प्रश्न होते हैं, इसमें ढेर सारे सेगमेंट है। भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन है, 5-7 इसमें सेगमेंट्स हैं। वो सब सिलेबस में दिया हुआ है, उसे रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी का एक पार्ट है, एक अंग है, इसमें जो 5-6 अंग है, तो एक अंग है भूगोल। भूगोल जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें, जैसे जब हम माइंस पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उसमें झारखंड का भी पोर्शन आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ भी वो काम करेगा। तो ये भूगोल का नॉलेज आपको थोड़ा बहुत यहाँ भी काम करने वाला है, जो झारखंड वाला सेगमेंट है, ठीक है ना? जैसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूं, एक एमसीक्यू ये आया हुआ है, ये यूपीएससी में भी आया, जेपीएससी में पूछा है कि बगड़ू पहाड़ किस खनिज से संबंधित है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको पेपर 1 में बताया जाएगा, लेकिन ये पेपर 2 का भी काम करता है।
लोहा इस्पात, लौह अयस्क, बी बॉक्साइट, सी यूरेनियम, डी तांबा। तांबा। तो जैसे चर्चा होगी तो बहुत सारी बातें जो आप यहाँ पे करेंगे, बहुत सारी बातें जो आप जनरल स्टडीज़ पार्ट 1 में भूगोल की करेंगे, ये आपको यहाँ भी मदद करने वाला है। ये मैं मैसेज दे रहा था आपको, ठीक है। वैसे आपको मालूम है कि ये पगड़ू पहाड़ कहाँ है, पहले आपको मालूम है बेटा? इसकी अवस्थिति नेतरहाट पठार पर है। बगड़ू पहाड़ किसका अंश है? नेतरहाट पठार का। नेतरहाट पठार एक छोटा सा भाग है छोटा नागपुर पठार का। नेतरहाट पठार नाम सुने ही होंगे आप लोग। तो यहाँ पे कौन सा खनिज है, जल्दी से बताइए? बॉक्साइट है। बहुत बढ़िया, बॉक्साइट है। और नेतरहाट को हम लोग क्वीन हिल्स ऑफ झारखंड बोलते हैं। क्वीन हिल्स ऑफ झारखंड। तो ये सब बातें देखिए आप सबको नोट करनी चाहिए और सीखते चलनी है, ठीक है। सो नेतरहाट का पढ़, मेरा कहने का अर्थ है कि कुछ बातें जो हम लोग पेपर 1 में सीखेंगे वो पेपर 2 में भी काम आने वाला है, झारखंड के भूगोल के संदर्भ में विशेष रूप से। तो यस, लेट्स सी। तो हम लोग पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 कौन सा एग्जाम हम लोग दे रहे हैं बेटा? जेपीएससी क्या? पीटी पेपर 1। और इसमें भी कौन सा हिस्सा? भूगोल अंग, ज्योग्राफी वाला पोर्शन देख रहे हैं। तो सिलेबस जो कहता है, जैसे मैंने बताया कि आइसबर्ग है, 1/10 ऊपर है और 9/10 कहाँ है? पानी के नीचे है। तो 1/10 वाला देख लेते हैं, फिर 9/10 वाला देखेंगे तो आपको एहसास होगा। तो ये वाला जो दिया हुआ है केवल 4 चीज़ है लिखा हुआ, 1 2 3 4। सिलेबस में ये 4 बातें लिखी हुई हैं। क्या क्या? भारत का भूगोल, मेन टाइटल क्या है बेटा? भारत का भूगोल। सो भारत का भूगोल, और ये दिया हुआ है 4 चीज़। अब ये 4 चीज़ कौन सा है भारत के भूगोल में? तो मेन टाइटल है भारत का भूगोल और ये 4 चीज़ है। तो भारत के भूगोल का लिखा हुआ है सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल, ठीक है। जनरल ज्योग्राफी, इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंडियन ज्योग्राफी करके लिखेंगे। सामान्य भूगोल में जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एंड सामाजिक और जननांकीय भूगोल, सामाजिक एवं जननांकीय भूगोल। सोशल एंड सेंसस ज्योग्राफी, सोशल एंड सेंसस ज्योग्राफी, ठीक है, ऑफ इंडिया। जाहिर है टोटल प्रश्न रखा गया है जो भूगोल में है। कहते हैं कि भूगोल से 10 क्वेश्चन आएगा, लेकिन पर्यावरण को थोड़ा मिला देंगे तो 10 से ज़्यादा भी होता है ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो मेरे अनुसार तो मोर देन 10 होता है जीएस में, जो कुछ डायरेक्ट इससे होता है, कुछ इससे रिलेटेड होता है। तो मोर देन 10 है टोटल।
और सबसे जो प्रश्न है पहले दो में 3-3 प्रश्न निर्धारित हैं कि सामान्य भूगोल से आपको पूछेंगे 3 प्रश्न, इससे भी पूछेंगे 3 प्रश्न, इससे दिया गया है 2 प्रश्न, इससे भी दिया गया है 2 प्रश्न, तो ये हो गया टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो भी दिख रहा है ये 4, ये 1/10 ऑफ आइसबर्ग है। अब हम लोग एक एक करके 9/10 को देखने की कोशिश करेंगे। सो 9/10 देखते हैं और फिर हम लोग तैयारी उसी तरह से शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो पहला जो है बेटा, फर्स्ट मेजर टॉपिक कहता है किसका, भारत का सामान्य भूगोल, भारत का सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसके अंदर अब क्या क्या है, अब हम लोग 9/10 को देखना है। ऊपर 1/10 तो ये दिख रहा है, सो लेट्स सी 9/10। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना पड़ेगा बेटा कि भारत की अवस्थिति, ये 100% पैकेज हम आपको दे रहे हैं। भारत की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया ना, लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति। तो भारत की अवस्थिति की चर्चा हम लोग विस्तार रूप से करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बेटा कि आप सब जानते हो कि अगर ये ग्लोब है, ठीक है, और बीच वाली रेखा ले लें तो ये 0 डिग्री होती है। इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं ना, इक्वेटर कहते हैं। सो इक्वेटर के अनुसार पूरे पृथ्वी को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, 2 हाफ में। तो ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये वितरण किसके अनुसार हुआ बेटा, विषुवत रेखा के अनुसार। सो एज पर इक्वेटर वी हैव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। ये किसके संदर्भ में हो गया, विषुवत रेखा के संदर्भ में, एज पर इक्वेटर। 2 गोलार्ध और होता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो 2 गोलार्ध और होता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा पूर्वी गोलार्ध और इस साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा पश्चिमी गोलार्ध। सो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है ना। सो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब एक प्रश्न आया, जैसे भारत की अवस्थिति पे ही चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रश्न आया, मान लीजिए कि भारत की अवस्थिति किन गोलार्धों में है। इंडिया इज लोकेटेड in which hemispheres, in which hemisphere? A, north, south, B, north, east, C, south, east, सदर्न हेमिस्फीयर, एक एक सब हेमिस्फीयर है, डी, नॉर्थ, वेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपको चुनना होता है कि ये कौन सा सही होगा। तो अवस्थिति से तात्पर्य
पहली बात ये है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कि गोलार्धीय अवस्थिति क्या है। तो अवस्थिति में भी सबसे पहले क्या सीखना है बेटा, तो भारत की अवस्थिति। तो इसमें पहली बात हमको सीखना है गोलार्धीय अवस्थिति, हेमिस्फेरिकल लोकेशन। तो यहाँ भी पहली बात क्या सीखना है बेटा, गोलार्धीय अवस्थिति समझनी है, हेमिस्फेरिकल लोकेशन, हेमिस्फेरिकल लोकेशन की चर्चा करनी है पहली बात। उसके बाद दूसरा अवस्थिति में आता है बेटा आपको इसका अक्षांश देशांतर, अक्षांशीय एवं देशांतरीय अवस्थिति समझनी है। गोलार्ध समझने के बाद जो नेक्स्ट है आपको अक्षांशीय एवं देशांतरीय अवस्थिति की चर्चा करनी है, ठीक है। अवस्थिति की चर्चा। अब ये क्या होता है बेटा आपका ईस्ट वेस्ट, इसमें से बहुत सारी बातें आती हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। जैसे ऐसे शुरू करेंगे हम लोग ना, देखिए 5 सेकंड में मैप बन जाता है इंडिया का, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये उत्तर दक्षिण, सबसे पहले आपको बताना होगा कि यहाँ पे ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट, इधर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और इधर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो ये कौन कौन से हैं इसकी चर्चा होगी, आना चाहिए, ये आना चाहिए। उसके बाद ये दूरी उत्तर से दक्षिण, ये सब सीखने वाले हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ में इसका लैटिट्यूडनल वैल्यू, अक्षांशीय मान, लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या होगा, यहाँ भी लैटिट्यूड होता है। नॉर्थ साउथ क्या होता है, लैटिट्यूड्स होता है। सो लैटिट्यूडनल वैल्यू, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़। तो ये सब हम लोग सीखने वाले हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़। तो ये बात आपको सीखना है, ठीक है ना। तो ये है अवस्थिति से संबंधित बातें, ठीक है। यहीं पे हमारा अंडमान और निकोबार भी है। तो यहाँ भी हम लोग को सीखना है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मेनलैंड का कौन सा है, ये सब उसका क्या लैटिट्यूडनल वैल्यूज़ है, मेनलैंड और इसके बीच में लैटिट्यूडनल डिस्टेंसेस क्या हैं, ये सारी बातें आप सीखते हैं अवस्थिति के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद जब अवस्थिति आपका क्लियर हो गया तो अवस्थिति का तीसरा पहलू होता है, थर्ड पहलू। अभी अवस्थिति ही चल रहा है। सो अवस्थिति में पहली बात मैं रिवाइज करूं फिर से। सबसे पहले आपने क्या देखा बेटा कि गोलार्धीय अवस्थिति सीखा अवस्थिति में के अंतर्गत में। फिर दूसरी बात क्या सीखना है आपको, अक्षांशीय एवं देशांतरीय अवस्थिति। तीसरी बात क्या सीखनी है, थर्ड आपको सीखना है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में ये कहाँ पर आता है। तो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के संदर्भ में भारत की वैश्विक स्थिति। सो global aspect of India's area and population, ठीक है। एरिया एंड पॉपुलेशन, भारत कहाँ पे है, कितनी प्रतिशत विश्व भूमि है, कितनी प्रतिशत भारत की जनसंख्या है, वो सारी बातें आप यहाँ पे सीखने वाले हैं।
सो ये 3 बातें जब सीख जाएंगे बेटा तो अवस्थिति आपको पूरी आ जाएगी। तो अवस्थिति में हमको कितनी बातें सीखनी है? अवस्थिति में हमको सीखनी है 1 + 2 + 3, जो अभी हमने आपको बताया है। उसके बाद सामान्य भूगोल, भारत के सामान्य भूगोल से तात्पर्य क्या हुआ बेटा ना, कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश। तो अगला जो टाइटल होगा सामान्य भूगोल का, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। ठीक है, तो भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, ये सारी बातें आप यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है बेटा कि भारत से सटे देश, कंट्रीज अटैच टू इंडिया। अब इसमें ना पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे मैं बताऊं आपको कि लेट मी ओपन द मैप, जरा हम आपको दिखलाते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से कवर करने वाले हैं। ठीक है, यस, इस पे हम लोग को बहुत काम करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों का विश्लेषण। तो हम लोग यहाँ पे पूरा ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। इंडिया, इसका एक पॉलिटिकल मैप निकाल लीजिए। एक एक को, जैसे आप सब जानते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो बाएं से साइड करेंगे तो आप देखिए बेटा, आप लोग जस्ट लुक एट दिस। ये देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान से काम शुरू करना है। पाकिस्तान पहला पड़ोसी देश है जो पश्चिम साइड से लग रहा है। अब पाकिस्तान की सीमा किन किन देशों, किन किन राज्यों से लगती है, इसकी हम लोग एक सूची बनाएंगे। हरियाणा जस्ट इसको मिस करता है, देखिए हरियाणा से ये नहीं लगता है, इसको जस्ट मिस करता है, तो ये काम करेंगे। फिर अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा कॉरिडोर यहाँ पे है, देखिए ये करीब 90 किलोमीटर का, 90-100 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। तो ये वाला पोर्शन अफ़गानिस्तान से है अराउंड 100 किलोमीटर। तो अफ़गानिस्तान से ये सट रहा है। यहाँ पे एक मध्य एशियाई देश है ताजिकिस्तान। पूछता है कि भारत के नियरेस्ट मध्य एशियाई देश में से कौन है? ताजिकिस्तान। तो हम इन पहलुओं पे भी चर्चा करते चलेंगे साथ साथ। तो ये देखिए इस तरह से करना है। तो पहला अफ़गानिस्तान, दूसरा ना, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान। इसी तरह से मैप पे हम आपको पूरा विस्तार से इसको समझाने वाले हैं और आप अच्छे से इसको समझेंगे। फिर आप देखिए चीन के साथ, नहीं अभी जम्मू कश्मीर राज्य तो नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है। तो यदि क्वेश्चन में आता है कि क्या चीन की सीमा ना निम्न में से किन भारतीय राज्यों से छूती है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ट्राई कीजिए ज़रा आप क्या इसका आंसर देते हैं, देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपको कीजिए। भारत से सटे देश से एक MCQ सिलेबस डिस्कशन का 9/10 वाला जो आइसबर्ग वाला पोर्शन है, उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं साथ साथ, तो आपको करना चाहिए। तो MCQ में हम ले रहे हैं कि चीन की सीमा निम्न में से किन किन भारतीय राज्य से लगती है। इंग्लिश में क्या होगा बेटा कि द बाउंड्री
of China touches which of the following states of India? Which of the following states of India? The boundary of China touches which of the following states of India? स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम। ठीक है, तीनों राज्य भारत के हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ना। ऑप्शन है ए ऑल, बी ओनली, 2 सी 2 3, डी 1 3। जितने विद्यार्थी बैठे हो क्लास में जरा कोशिश करो इसका आंसर देने का। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अगर आप देखें तो ध्यान से, यस ठीक है, यहाँ पे देखना है। तो देखिए चाइना का जो बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर ये चीन है, हम लोग बाएं से देखते हैं, ये जम्मू कश्मीर से लगा है, ये हिमाचल से लगा है, ये उत्तराखंड से लगा है, ये और ये किससे लगा है? अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज चाइना, चीन है यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो है अभी किससे है बेटा? केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन नहीं लोगे तो ये वाला क्वेश्चन गलत करने की आपकी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न है कि सीधे सीधे किन किन भारतीय राज्यों से लगी है, तो प्रश्न है क्या बेटा? राज्य। तो जम्मू कश्मीर राज्य अभी नहीं है, इससे लगा है, इससे लगा है, तो 2 3 आंसर होना चाहिए, सी आंसर इसका होगा। ठीक है, फाइन। तो ये ऐसे प्रश्न छकाने के लिए खूब पूछ रहा है, तो जब आपकी पकड़ होगी तो आप आराम से इसका उत्तर कर सकते हैं। यू गॉट इट? तो पड़ोसी देशों के साथ जितना भी है, ठीक है, इसकी जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अब देखिए बांग्लादेश वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण एरिया बन जाता है बांग्लादेश का। ठीक है, तो बांग्लादेश की सीमा किन किन से लगी है जरा देखा जाए हम लोग। नहीं, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये देखिए ये बांग्लादेश, ये येलो वाला वेस्ट बंगाल से लग रहा है। ठीक है, नहीं बिहार से मिस होता है, झारखंड से मिस होता है, कौन अलग करता है? वेस्ट बंगाल। लेकिन ये बांग्लादेश है, ये देखिए असम से लगा है, ये मेघालय से लगा हुआ है, ये त्रिपुरा से लगा हुआ है, और ये ही लगा हुआ है किससे? मिजोरम से भी लगा हुआ है। डिटेल एनालिसिस करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि बांग्लादेश 2 जगह असम से लगता है। एक यहाँ पे ये ग्रीन वाला किसका पार्ट है बेटा? असम का, और दूसरा यही असम आके घूम के यहाँ भी लगता है। तो यहाँ भी, तो उत्तर में भी असम से लग रहा है और पूर्व में भी असम से लग रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इसको दिमाग में लगाना है। इसमें प्रश्न पूछे गए हैं घुमा घुमा कर, तो अगर आपको इस तरह से एनालिसिस कीजिएगा तो आपको बहुत ना फ़ायदा होने वाला है। अब जैसे चित्र में तो दिखता है बेटा, चित्र में तो दिखता है कि सीमा रेखा सबसे लंबी, ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ध्यान से देखो कि चीन के साथ इसकी सीमा बहुत लंबी है, क्योंकि चीन के साथ इसकी सीमा कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। अगर आप सीमा देखोगे तो चीन की सीमा वस्तुतः यहाँ से ऐसे 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 ये इस तरह से, ये बीच में नेपाल आ गया, फिर सिक्किम वाला पोर्शन, फिर अरुणाचल प्रदेश से इतना है। तो ये पूरा चीन के साथ है नहीं, लेकिन बांग्लादेश ऐसा जिगजैग है, देखो इस तरह से जिगजैग है, ऐसे 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 करके। तो इसको अगर हम सीधा कर दें तो इससे लंबा हो जाता है। तो इसका अर्थ है बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। तो बहुत सारी बातें हैं
जो पड़ोसी देशों से सटे के साथ हमें उसका विश्लेषण करना है। जब इस तरह से आप कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर दिस। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो भारत से सटे देशों में हम लोगों को यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स। लॉन्गेस्ट बाउंड्री, स्मॉलेस्ट बाउंड्री, कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं। नहीं, एक प्रश्न पूछता है कि भारत का कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक विदेशी राज्यों को छूता है ना, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। तो ये सब आप सोचना है, देखना है, ये सब आप सीखने वाले हैं इस तरह के डिस्कशन में। तो ये जब हम लोग काम हो जाएगा बेटा, तो इसके बाद का जो सामान्य भूगोल है वो है भारत का पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। अगला जो ये सीखने के बाद हम लोग क्या सीखने वाले हैं, भारत का पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। सो भारत का भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयाँ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ इंडिया। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ इंडिया। तो ये इकाइयाँ 3 भागों में विभक्त हैं बेटा। तो पहला होता है ना, पहला होता है स्टेट्स, दूसरा है यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा क्या है बेटा ना, एनसीटी और एनसीआर। सो राज्य, यूटीज को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। और एनसीआर क्या हो गया, राष्ट्रीय राजधानी प्रक्षेत्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज। भारत में एक है, तो ये भारत में एक है, दिल्ली है। दिल्ली को हम लोग ना एनसीटी कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज। अब आप बताइए भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दादर नगर हवेली दामन दीव को मिला दिया गया है ना, नए बना दिए गए हैं JNK, वहाँ पे 2 बना हुआ है, जम्मू और कश्मीर एक है और लद्दाख एक है, ठीक है। सो टोटल यहाँ पे आपको ढूंढना है स्टेट्स भी कितने हैं। अब इसमें ना बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि सर्वाधिक युवा स्टेट्स कौन सा है, ठीक है। उसके पहले का 3-4 दे देगा और बोलेगा कि इनको क्रोनोलॉजी में सजाइए। तो वो सारे डिटेल्स की थोड़ा सा हम लोग स्टेट्स किस किस तरह से फॉर्म हुआ है, लेटेस्ट वाला कम से कम, वो सब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। और यूटीज़, फिर एनसीटीज़ और ये सब सीखना है। यहीं पे आपको सारे स्टेट्स की राजधानी ना, यूनियन टेरिटरीज के केंद्र, ये जो हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, ये सब टिप्स पे होने चाहिए लोकेशन वाइज, पूरा नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा ना आइडियाज़ हो जाएगा भारत की स्थिति में। हो सकता है कि 5 राजधानी 4 राजधानी दे दे और बोले इसको पश्चिम से पूरब सजाइए इन राजधानियों को, ठीक है। तो जब तक से आप मैप पे इसको नहीं जानेंगे, सारी राजधानियों को मैप पे नहीं जानेंगे, तब तक से स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट की राजधानियाँ हैं ना बेटा, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो नॉर्थ ईस्ट की राजधानियाँ ऊपर से नीचे, दक्षिण पश्चिम, जैसे मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, अजावल है मिज़ोरम की राजधानी, अगरतला है इसकी राजधानी, शिलोंग मेघालय की राजधानी है, असम की राजधानी दिसपुर है। अब जरा देखो, आपको पश्चिम से पूरब सजाना हो तो हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आपको इक्वेशन नहीं मालूम है, मान लीजिए हम आपको दे दें शिलोंग 1, 2 दिसपुर दे दें और 3 अगरतला दे दें। अब आपको देखिए अगरतला यहाँ है,
शिलोंग का ये वाला लाइन बनेगा और दिसपुर असम का ये वाला लाइन बनेगा। तो ये सबसे वेस्ट कौन सा हो गया बेटा? अगरतला वेस्टर्न मोस्ट, वेस्ट W1, फिर ये W2, ये W3 है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास कभी वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन वगैरह कैपिटल का पूछ दे तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपने इसको ठीक से किया हुआ है तो, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको देखिए ये भारत के लगभग बीचों बीच कौन सी रेखा क्रॉस करती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम लोग कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये कहाँ कहाँ से जा रही है? ये स्टेट्स की डिस्कशन में ही आएगा कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैंसर, ये वाली लाइन है, डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये कहाँ कहाँ से जा रही है, ये सब हम लोग मैप में एक एक तरह से इस तरह से एनालिसिस करके काम करेंगे। तो ये जो डॉटेड लिखा है ना बेटा, ये है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो पूरे मैप में ये दिखाई देगा, तो आराम से ही सर। तो स्टेट्स के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। जैसे भारत एक होता है स्टेट लॉक्ड स्टेट, कौन कौन सा है? चारों ओर स्टेट से घिरा हुआ, उसको न पड़ोसी देश से सीमा लगी है ना किससे, समुद्र से सीमा लगी है, तो इनको बोलते हैं स्टेट लॉक्ड स्टेट। ये सारी बात हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, स्टेट लॉक्ड स्टेट। तो ये सारी बात सीखने वाले। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आपका स्टेट है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा को हम लोग देखें तो ये हरियाणा है ना बेटा, ये देखिए बिल्कुल स्थल के बीच में है, ये चारों ओर से स्टेट से घिरा हुआ है ना। तो ऐसे कितने भारत के राज्य हैं जो चारों ओर स्टेट से घिरे हैं, ना ये विदेशी देश को छूते हैं ना पानी को छूते हैं, ठीक है। जैसे अपना झारखंड भी स्टेट लॉक्ड है, आपको मालूम है? यू नो दिस, झारखंड भी स्टेट लॉक्ड स्टेट का बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए यहाँ पे झारखंड है, कैन यू सी दिस, ये झारखंड है। झारखंड की सीमा अगर बनाए हम तो इस तरह से, यहाँ वेस्ट बंगाल है, देखिए ये भी एक स्टेट लॉक्ड स्टेट है अपना चारों ओर से ना। सो दिस इज स्टेट लॉक्ड स्टेट। तो ऐसे बातें हम लोग सीखेंगे। इसी तरह से हम लोग माइन्यूट डिटेल्स जाके देखने वाले हैं ना यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। अब यूनियन टेरिटरीज़ में कुछ बहुत पिकुलियर होते हैं, जैसे यूटीज़ के बारे में अगर सीखेंगे बेटा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पुडुचेरी पहले पौंडीचेरी कहलाता था, अब पुडुचेरी है। पुडुचेरी एकमात्र भारत का पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो दोनों ही कोस्ट पे है, वेस्ट कोस्ट पे भी है और ईस्ट कोस्ट पे भी है। बे ऑफ बंगाल से भी सटा हुआ है लगता है, और यहाँ भी अरबियन सी पे भी है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पौंडीचेरी की बात हम कर रहे हैं तो देखिए ये आपका कृष्णा डेल्टा है, ये वाला गोदावरी डेल्टा है। ऐसे जो दो उभार देख रहे हैं, तो गोदावरी डेल्टा में पुडुचेरी का जन्म है। यहाँ पे आप देखेंगे, बाद में हम इसको बड़ा करके सब आपको दिखाएंगे। ये यनम है, फिर देखिए ये खुद पुडुचेरी है यहाँ तमिलनाडु के अंदर में, फिर तमिलनाडु के अंदर में ही कराईकाल है। ये सब पुडुचेरी का पार्ट है। और पुडुचेरी से जब पीछे लौटिएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा माहे, तो ये केरल में है। तो ये पुडुचेरी है, इसके 4 अवयव हैं, ये चारों अवयव। इस तरह से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एक एक, तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड हियर। तो इस तरह से बात करना है। तो सामान्य भूगोल भारत का इस तरह से हम लोग करेंगे। तो भारत की राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयाँ एक पार्ट है सामान्य भूगोल का, ठीक है। और सामान्य भूगोल का जो पहलू है
ये हम लोग यहाँ पे डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये 4 बात अगर आप कर लेंगे तो जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपका पूरा होगा। सोचिए, इतना करने के बाद आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाला है। पूरा मेहनत करना है और ढंग से करना है। उसके बाद दूसरी इकाई है भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक भूगोल। ये भी हम लोग 3 क्वेश्चन के लिए काफ़ी मेहनत करने वाले हैं यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। सो ये यूनिट 2 है भारत की भूगोल का। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि हम लोग कुछ भारत के भौतिक अवयव हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, उनको डिटेल्स में करने वाले हैं। सो सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बाद में भारत का भौतिक विभाजन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको करने वाले हैं, भारत के कुछ भौतिक अवयव ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग करेंगे लेक्स ऑफ इंडिया। लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें, समग्रता से हम करने वाले हैं भारत की झीलें। लेक्स ऑफ इंडिया पूरा करेंगे, ठीक है। लेक्स ऑफ इंडिया, जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन दें, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया हुआ है कि निम्न पर गौर करें, गौर करें। हाँ, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ए डल झील, बी वुलर झील, डल झील, वुलर झील, चिल्का झील, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आप पाएंगे कि वुलर झील को लिखता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि एक गलत आंसर है, वो सही नहीं है। तो देखिए, इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये नमकीन है, खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ छुपी हुई है भाई? तो ये है यहाँ पे, आप देखिए, गोदावरी डेल्टा में और कृष्णा डेल्टा के बीच में ये जो झील है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। तो जब हम लोग झील समग्रता से करेंगे बेटा, तो ये ऐसे प्रश्न, यहाँ पे ये वाली झील जो है, ये है कोलेरू झील। ये कोलेरू लेक है जो भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, कोलेरू। ये गोदावरी डेल्टा में है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। तो कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो जब आप सारी झीलों को कर लेंगे भारत की ना, एक बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण होने वाला है झीलों का, तब जाके आप ये कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज देयर द फर्स्ट, भारत की झीलों से संबंधित डिस्कशन होगा। उसके बाद आइए तो हम लोग लेक्स ऑफ इंडिया करेंगे। इसी तरह से दूसरा इसमें हम लोग करने वाले हैं भारत के द्वीप, सारे द्वीपों को करेंगे। भारत के द्वीप, भारत के द्वीप, जैसे यदि हम आपसे अभी पूछ दें कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है, नहीं, तो
कैन यू ट्राई दिस? जैसे हम आपसे पूछ दें कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप, एक एक उदाहरण जल्दी जल्दी हम लेते चल रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है? तो ए वृहत अंडमान, बी वृहत निकोबार, सी मध्य अंडमान, डी माजुली। टी माजुली, ठीक है? तो भारत का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया एरिया वाइज, ठीक है? सो ग्रेट अंडमान, ग्रेट निकोबार, मिडिल अंडमान एंड माजुली, ठीक है? अब देखिए, इसमें ना बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है और आंसर गलत करते हैं। जब हम भारत के सभी द्वीपों का विश्लेषण कर लेंगे तो ऐसे प्रश्न हम गलत कभी नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या होता है बेटा? इसका अंडमान होता है मिडिल अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ये एक नदी द्वीप है। तो जब हम पढ़ेंगे तो ये कहाँ है, कैसे है, ये सारी बातें आप समझ जाएंगे, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ऑल दिस, ये करना है। उसके बाद तीसरा अवयव बहुत ही बड़ा है, 3 मार्क्स के लिए हम लोग 3 क्वेश्चन के लिए इतना प्रयास करने वाले हैं। तीसरा अवयव बहुत ही बड़ा है, भारत की पर्वत श्रेणियाँ, भारत की पर्वत श्रेणियाँ, कॉमा दर्रे एवं चोटियाँ। भारत की पर्वत श्रेणियाँ, दर्रे एवं चोटियाँ एक बड़ा सेगमेंट है, ये बड़ा है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक बड़ा चैप्टर है क्योंकि आप सारे सेगमेंट्स को देखने वाले हैं और मैप में पूरे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा हम ले लें बेटा आपको, जैसे ईस्टर्न घाट की चोटियों को देखें अगर हम लोग, तो चूँकि सारा काम हम लोग मानचित्र की सहायता से सीखने वाले हैं तो स्पष्टता काफ़ी बननी है। जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी ले लें, ध्यान से देखिए, इनको ना क्रम सजाने आता है। जैसे पूर्वी घाट की श्रेणियाँ हैं, तो जब हम दिखा के आपको बना देंगे तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है शेवराय हिल्स है, पूर्वी घाट की श्रेणियाँ, जावदी हिल्स है, पालकोंडा, ठीक है, नल्ला मल्ला और नॉर्दर्न सिरकार। इस तरह से आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो नीचे से ऊपर की ओर ना, ऐसे साउथ से नॉर्थ हम लोग याद रखेंगे। तो शेवराय ऐसे बना के हम लोग करेंगे। फिर है जावदी, फिर आप देखिए बेटा पालकोंडा, फिर देखिए यहाँ पे नल्ला मल्ला, ऊपर में नल्ला मल्ला। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, अभी तो इसमें बहुत सारा काम आपको करना है। उत्तरी सिरकार, उत्तरी सिरकार। तो इस तरह से हम लोग करने वाले हैं और एक एक क्षेत्र का करने वाले हैं, ठीक है ना? इसी तरह से अगर आप देखेंगे ध्यान से बेटा, तो सीक्वेंसिंग वाला प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे नल्ला मल्ला हिल्स है, यहाँ पे उत्तरी सिरकार है, यहाँ पे महेंद्रगिरी है, उड़ीसा में है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसी तरह से हम लोग को क्षेत्रीय विश्लेषण करना है, सबको बांट के करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सीखने वाली बहुत सारी बात है। जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियाँ, काराकोरम ये बताएंगे, लद्दाख बताएंगे, जस्कर बताएंगे, आपको पीर पांजाल बताएंगे, शिवालिक्स बताएंगे। तो ये श्रेणियाँ कहाँ से कैसे सीक्वेंस में सब आप करने वाले हैं, तो ये एक एक करके सीखते चलेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू। अब इनमें जो ऊंची चोटियाँ हैं इनको भी साथ साथ हम लोग को सीखना है। तो चोटियाँ भी सीखनी है, दर्रे भी सीखने हैं। जैसे सतलज नदी एक दर्रा, दर्रा क्या होता है बेटा? 2 पर्वतों के बीच के
निम्न भूमि को, ये वाला दर्रा हो गया, ये है दर्रा। तो दर्रा हम लोग कैसे दर्शाते हैं मानचित्र में, इस संकेत से दर्शाते हैं। तो ये जहाँ भी आपको दिखाई दे मानचित्र में, ये क्या है, एक पास है, दर्रा है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है। ये दो पहाड़ के बीच का जो मिलन बिंदु है, वो ऊंचाई कम होती है ना, यहाँ पे प्लेन होती है, तो हम इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो दर्रे मार्ग होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। अब इसी में जैसे सतलज नदी का एक दर्रा बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग सारे दर्रों की चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे आप देखो, यहाँ पे सतलज नदी है, ठीक है। ये सतलज नदी एक दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे एक दर्रा है, ठीक है, ये एक दर्रा है। इसी दर्रे से ये सतलज नदी अंदर आती है भारत में, ठीक है ना। ये शिपकिला दर्रा है। क्या नाम है बेटा? शिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है भूटान से। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका आप सीखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जब ये पोर्शन आपका हो जाएगा ना, भारत की पर्वत श्रेणियाँ, दर्रे एवं चोटियाँ, उसके बाद हम लोग करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद ये 3 करने के बाद, 3 बड़ा सेगमेंट करने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे क्या, तो भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश, एक एक प्रदेश उठाएंगे, ये कैसे बने, इनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे अगर आप जल्दी से मानचित्र बना सकते हैं तो बना के आपको भी इनको ऐसे दर्शा के रख लीजिए, फिर बाद में तो करना ही है हम लोग को जल्दी से, ऐसे 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 ऐसे। देखिए, तो जैसे हिमालय का क्षेत्र हो गया ये भारत का, यहाँ पे असम वैली है, उसको छोड़ दिया, तो ये पूरा हमारा हिमालय क्षेत्र हो गया, 1 नंबर। 2 नंबर थार, 3 नंबर ना, ये असम का मैदान भी इसमें शामिल है, तो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, ये थार हो गया, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, और ये दक्कन। तो चौथा हो गया दक्कन, 5वां हो गया पूर्वी तट, पश्चिमी तट, और फिर द्वीप होता है 6ठा। तो ये 6, इधर है लक्षद्वीप, इधर है अंडमान। तो ये 6 भाग हैं भारत के, और इनकी अलग अलग विशेषताएं, ये कैसे बने, क्या हुआ, ये सब हम लोग करने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश में, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो यूनिट आएगा रिवर्स ऑफ ना, भारत में अपवाह तंत्र, तो प्राकृतिक फिजिकल ज्योग्राफी का ही हिस्सा है, इसमें आएगा ये भारत अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। बड़ा है ये, मैंने बोला ना कि 9/10 झांक रहे हैं हम लोग। 4 लाइन का सिलेबस है, अभी देखिए हम लोग ना 2 ही पहुंच पाए हैं इतने देर में। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग एक एक रिवर सिस्टम को ड्रॉ करके करने वाले हैं, बनाते जाएंगे, करते जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें, नहीं, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम लोग बांटते हैं। तो हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन आता है बेटा? इंडस आता है, गंगा आता है और ब्रह्मपुत्र, 3 नदी तंत्र आते हैं ना, सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और गंगा तंत्र। और दक्षिण भारत में बड़े तंत्र में कौन है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अन्य में भी हम लोग पढ़ेंगे, महानदी है, ठीक है, और दूसरी जगह है। जैसे यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था, सिविल सर्विसेज का ये क्वेश्चन है बेटा, कि ये इन नदियों को पहचानना था, ठीक है, इन नदियों को आपको पहचानना था, ऐसे दिया हुआ था, ठीक है, फाइन। तो ऐसे एनालिसिस तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक से आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। नहीं, जैसे हम लोग गंगा का
गंगा नदी का विश्लेषण करेंगे तो गंगा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे कि गंगा नदी की दो धाराएं होती हैं। देवप्रयाग के पहले ये गंगा नहीं कहलाती है। देवप्रयाग के पहले इसके दो नाम हैं, भगीरथी और अलकनंदा। जैसे गंगोत्री है और यहाँ पे एक ना उच्च भूमि है, ग्लेशियर छोटा सा, इससे निकलती है अलकनंदा, इससे निकलती है ये गंगोत्री है। तो गंगोत्री से निकलने वाली जो नदी है बेटा वो है भगीरथी, और ये दोनों मिलते हैं देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। और इसके मिलने के बाद ये बनती है गंगा। अब यहाँ भी और इंटरेस्टिंग बात सब है, ये है वेलंगना नदी, वील गंगा, और ये टिहरी में मिलती है। तो ये कौन सी है? भगीरथी। ये है वेलंगना या भील गंगा, इसको क्या बोलते हैं? भील गंगा। और इसके जंक्शन पे यहाँ टिहरी डैम बना हुआ है, आप सुने हैं ना टिहरी बांध। तो टिहरी बांध, तो ये सारी बातें ना डिटेल्स में आप सीखेंगे। ये कोर्स करने के बाद आप केवल जेपीएससी नहीं, पूरा यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। ये इस तरह से हम लोग डिज़ाइन किए हैं पतंजलि में, ठीक है। तो अपवाह तंत्र हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, एक एक नदी का पढ़ने वाले हैं, और इसमें भी टाइम लग रहा होगा। ये एक लंबा चैप्टर है, लेकिन इसको करने के बाद ना कर तो आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 10 क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें भारत के भूगोल का प्रश्न है वो आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी डू दिस। और यहाँ पे जो अंतिम बात हम लोग करने वाले हैं भौतिक भूगोल में भारत के, वो है मॉनसून। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? मॉनसून, ठीक है। अंतिम नहीं, दो अभी और रह गया है। तो भारत मॉनसून तंत्र पढ़ेंगे, मॉनसून तंत्र पढ़ेंगे, और फिर भारत वनस्पति पढ़ेंगे। मैं केवल अभी लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। और तब जाके भारत मृदा। इतना करने के बाद भारत का भौतिक भूगोल पूरा होगा। सोचिए कितना चैप्टर है। तो चूँकि हम लोग जेपीएससी के दृष्टिकोण से इसको करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा डिटेल्स में जाने की, लेकिन जेपीएससी में उतना डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूँकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इसको थोड़ा अधिक डिटेल करेंगे आपके लिए, कि कोई भी एग्ज़ाम आप फिर देंगे तो वो प्रश्न छूटे नहीं रहेंगे। सो सोचिए 9/10 कैसा रहा ना? सच में है ना 9/10 ना? भारत के भौतिक भूगोल से ही पता चल गया कि 9/10 इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद आइए आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में मैं चैप्टर्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल में हम लोग ज़्यादा, चूँकि ये पीटी आधारित है, तो आंकड़े और तथ्यों पर हम लोग ज़्यादा विश्वास रखेंगे आर्थिक भूगोल में, ठीक है। अब आर्थिक भूगोल के क्या क्या पार्ट हैं बेटा? सबसे पहले कृषि। कृषि में हम देखेंगे भारत की प्रमुख फसलों को, कौन सा राज्य उसका लीडिंग है, कौन सा नहीं। तो यहाँ पे एम्फेसिस जोर रहेगा भारत की प्रमुख फसलें, विश्व में उसका क्या स्थान है उसके उत्पादन में, और भारत के कौन सा राज्य किस फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये सब चर्चाएं होंगी यहाँ कृषि में मेनली। फिर आएंगे हम लोग खनिज। ये बहुत ज़रूरी है खनिज ना। ये भारत के इम्पोर्टेंट माइंस का एक सूची बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो खनिज में ना, तो खनिज की सूची आनी चाहिए, खनिज की सूची आनी चाहिए। जैसे यदि हम आपसे पूछें यहाँ पे खनिज की सूची में, ऐसे कि भारत का अधिकांश कोयला किस प्रकार का है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है। सो स्टार लगा दें और इसको कोशिश कीजिए। ए
एंथ्रासाइट, बी बिटुमिनस, सी लिग्नाइट और डी पीट कोयला। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। ऐसे प्रश्न हम लोग खनिज वाले सेक्शन में कोयला, लोहा, यूरेनियम, नहीं, अब्रक, सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, इसका आंसर क्या है? बिटुमिनस है। 80% कोयला भारत का इसी प्रकार का है। 80% ऑफ इंडियन कोल बिलोंग्स टू बिटुमिनस टाइप। ठीक है, तो कृषि हो गया, खनिज हो गया, फिर यहीं पे थोड़ा सा हम लोग उद्योग कर लेंगे बेटा। उद्योग में भी बहुत सब कुछ है, कुछ डिटेल्स करेंगे, जैसे लौह इस्पात उद्योग थोड़ा डिटेल कर लेंगे क्योंकि इसका संबंध थोड़ा झारखंड से भी है। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा उद्योग कर लेंगे। भारत के प्रमुख उद्योग, नहीं, जैसे आउडी में, आउडी कहाँ है, वहाँ पे किस का कारखाना है? पेराम्बूर। ठीक है, पेराम्बूर कहाँ है, वहाँ पे क्या बनता है, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। एक तो एक सूची बना लेंगे, ठीक है, औद्योगिक नगर और उद्योग, ठीक है ना, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो उद्योग के बाद थोड़ा सा हम लोग को इसमें करना होता है परिवहन। तो परिवहन में जो मुख्य बातें हैं वही केवल करेंगे, मुख्य बातें करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। डिटेल में इसको बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ, परिवहन इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ना ज्योग्राफी, इसका पार्ट है। तो ये सारे मुद्दे हम लोग कर लेंगे। तो 4 इसमें अवयव रखेंगे हम लोग, तो पूरा इकोनॉमिक, आर्थिक भूगोल इसमें शामिल हो जाएगा ना। थोड़ी बहुत ऊर्जा की भी चर्चा कर देंगे इसमें, ऊर्जा की भी बात होनी चाहिए, ऊर्जा की चर्चा भी इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो 1-2 और मुद्दे हैं जो इधर उधर से हम लोग को सामने आएंगे, उसको करते चलेंगे। ठीक है, और लास्ट है सामाजिक और जननांकीय भूगोल। सामाजिक और जननांकीय भूगोल, तो चौथा जो खंड है इसमें भी बहुत सारी बातें करनी है बेटा। सामाजिक एवं जननांकीय भूगोल, सामाजिक एवं जननांकीय भूगोल। ठीक है, जननांकीय भूगोल में हम लोग क्या करेंगे कि 4 बातों को उठाएंगे। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जो सामान्य बातें हैं जनसंख्या भूगोल के बारे में, वो तो हम लोग करेंगे ही कि सब कब शुरू हुआ था सेंसस भारत में, कौन सा सेंसस क्यों महत्वपूर्ण है ना, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ये सब तो सैद्धांतिक बातें हैं। इसके अलावा भी हम लोग 4 चीज़ पकड़ेंगे। पहले पकड़ेंगे क्षेत्रफल, फिर पकड़ेंगे आबादी, कुल जनसंख्या, फिर पकड़ेंगे घनत्व जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात। ठीक है, तो पहले इतने में हम लोग क्या करेंगे बेटा कि 4 सबसे बड़े, यानी क्षेत्रफल में 4 सबसे बड़े, आबादी में 4 सबसे बड़े राज्य, घनत्व में 4 सबसे बड़े, साक्षरता में 4 बड़े सबसे, लिंगानुपात में 4 सर्वाधिक वाले। ठीक है, राज्य भी और केंद्र शासित प्रदेश भी अलग से करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 4 छोटे, 4 छोटे या 2 छोटे तो आपको मालूम होना चाहिए। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटे, आबादी में सबसे छोटे, घनत्व में सबसे कम, साक्षरता में सबसे कम, लिंगानुपात में सबसे कम, राज्य एवं केंद्र शासित। ये 5 पेज का एक पूरा टेबल जैसा बनेगा और ये आपके फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद जो भारत में मुख्य जो सामाजिक भूगोल हम लोग उठा रहे हैं, तो भारत की जनजातियाँ,
जनजातियों पे भी एक सूची हम लोग बनाएंगे, जनजातियाँ करेंगे, ठीक है। और एसीज, इसको एसटीज बोलते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लेकिन एसीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि कहाँ किस राज्य में एसीज अधिक हैं, किस राज्य में एसीज कम हैं। तो ये सब सामाजिक पहलू होगा, ठीक है। और थोड़ा सा रेसेस के बारे में भी हम लोग, कि भारत में किन किन प्रजाति के लोग कब कब आए। सो रेसेस, मेन रेसेस ऑफ इंडिया भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। रेसेस इन इंडिया, जैसे नेग्रिटोस भारत में आए तो कहाँ गए, ठीक है। फिर मेडिटेरेनियंस आए, फिर मंगोलॉइड्स आए। तो जितने भी मेजर रेस हैं देश में कैसे आए, कहाँ हैं, आज कहाँ कहाँ हैं, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे अंडमान निकोबार में सारे नेग्रिटोस हैं मोस्टली, एक दो नहीं भी हैं। शॉम्पेन और जो ग्रेट निकोबारी हैं ये मंगोलॉइड प्रजाति के हैं। तो मंगोलो प्रजाति क्या होती है, निग्रो प्रजाति क्या होती है ना, अल्पाइंस क्या होते हैं, ये सब थोड़ा सीखते हुए ये सब सीखेंगे हम लोग ना। जैसे अंडमान की प्रजातियां हैं, 4 प्रजातियां आपको दे देते हैं, जारवा, शॉम्पेन, सेंटिनलीज एंड ना ग्रेट अंडमानी। आपसे पूछ दें इसमें से कौन कौन ना निग्रो हैं, कौन नहीं है। तो ये ऐसे सारे प्रश्न आप यहाँ पे ना कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो देखिए आपको कैसा लगा भाई ये आइसबर्ग ना, ये 1/10 है, ये 1/10 है, ठीक है। ये 1/10 है और ये 9/10 है। सो दिस इज 1/10 एंड व्हाट यू हैव सीन जस्ट इज 9/10, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, 9/10 है जिसके दर्शन आपने किए। सो दिस इज व्हाट इज कोर्स ब्लूप्रिंट, कोर्स ब्लूप्रिंट। तो आपने देखा इसको, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड, नहीं। और यहाँ पे ये दिया हुआ है सिलेबस में, तो इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर कीजिएगा तो रोने वाली बात है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, नहीं। सो पूरा समझ में आ गया ना। हाँ, हिमालय पे चढ़ना है, नहीं, यू आर हियर। अगर हम बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट है, आप यहाँ हैं। मेरी यात्रा कहाँ से होगी बेटा, शून्य, इस पे चढ़ना है आपको और पहुँचना है यहाँ शिखर। तो सब काम हम शून्य से शिखर तक की यात्रा में करते हैं। तो आपकी ये यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना है, ठीक है। काम शुरू करते हैं। सब जुड़िए, आप लोग जितने लोग हैं आप बताइए, और सब भी, कि हम लोग के पास कुछ धमाकेदार होने वाला है पतंजलि में जेपीएससी पीटी को लेके, ठीक है। सो इन्फॉर्म मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड देन बी रेडी फॉर दिस। ऑल द बेस्ट, ठीक है। फिर मिलते हैं क्लास में। ओके, बाय, सी यू।